हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए घटना चक्र का जो बुक है उसका डिस्कशन कर रहे थे और इतिहास जो उसमें हमारा चल रहा था और उसमें हमने जो है प्राचीन इतिहास लगभग समाप्त कर लिया है। इसके आगे अब जो है हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और साथ साथ आप जो है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और ये बुक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और कहाँ से हम लोगों का ये मध्यकालीन भारत का इतिहास हमें यहाँ पे शुरू करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत तो यहाँ पर देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 1712 में ईस्वी में अरबों ने सिंध पर जो है आक्रमण किया था सबसे पहले। ठीक है, 1712 ये सन आपको याद रखना है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर अरब के मतलब अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर शासन करता था। इस युद्ध में दाहिर की जो है पराजय हुई थी। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर जो है लगाया था। तो सबसे पहले जजिया कर जो है किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर सबसे पहले लगाया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में है अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना जो है ये कहाँ से मिलती है? तो मिलती है चचनामा तथा याहया अल बलधूरीकृत किताब फुतुहात अल बलदान से मिलती है। ठीक है, फुतुहात अल बलदान से जो है अरब आक्रमण की चर्चा मिलती है और चचनामा में भी यह वर्णन इसका मिलता है। आगे देखेंगे, अरब आक्रमण से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट जो दिया है, अरबों के इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत, तो महमूद गजनवी की अब बात आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो महमूद गजनवी, इसका समय काल जो है वो दिया है कितना? 998 से लेकर के 1030। ठीक, तो 962 में ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी से स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किया। ठीक है, अल्पतगीन ने जो है 962 में ईस्वी में अल्पतगीन नामक ठीक व्यक्ति था जिसने तुर्क राज्य की स्थापना किया। 970 में अल्पतगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार जो है कर लिया था। आगे सुबुक्तगीन के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी, ठीक है, 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में शासक बना। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला, ठीक है, साम्राज्य की दक्षिणी भुजा और अमीन उल मिल्लाह धर्म संरक्षक की उपाधियां जो है दी थी। तो महमूद गजनवी को जो है कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह। ठीक है, अमीन उल मिल्लाह की उपाधि जो है मिली थी, बगदाद के खलीफा ने उसको ये उपाधियां दी थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे, महमूद गजनवी जो है उसने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन लूटपाट करना ही था। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक जो है वो महमूद गजनवी को कहा जाता है, क्योंकि ये जब आता था तो मंदिरों से बहुत सारा धन लूटता था और साथ साथ वहाँ की मूर्तियाँ को जो है, ठीक है, उनको भंजित कर देता था। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो है आक्रमण था। उस समय वहाँ शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा बैहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। तो महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन था? अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी जैसे विद्वान जो है निवास करते थे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अल बरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था। ठीक है, अल बरूनी का दूसरा नाम जो था वो अबू रेहान भी था और इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म वर्तमान खीवा में हुआ था।
अल बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया। उसने पुस्तक जो लिखी थी, किताब उल हिंद, तत्कालिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत जो है किताब उल हिंद, अल बरूनी के द्वारा रचना की गई, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखेंगे 1175 से 1206 के बीच मोहम्मद गौरी का समय आएगा। 1175 से 1206 के बीच तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, गजनी के अधीन गोर प्रांत का शासक था। वह सन्सबनी वंश से संबंधित था। ठीक है भाई, सन्सबनी जो वंश से वह संबंधित था। अब आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। उस समय मुल्तान पर कारमाथी जाति के मुसलमान शासक थे। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गौरी को परास्त जो है किया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति जो है रहती थी। एक और कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति रहती थी। अब इसके बाद जो आएगा, मोहम्मद गौरी के बाद सल्तनत काल जो है वो स्थापित शुरू होगा। और सल्तनत काल का जो वंश यहाँ पर आपकी किताब में दिया है वो 1206 से लेकर के 1215 ईस्वी तक है। सॉरी, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। इसको आप याद रखेंगे। इसमें सबसे पहला जो वंश आएगा वो गुलाम वंश आएगा। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम था गौरी का। ठीक, आगे देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की और बातें देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों में देने वाला एवं कुरान ख्वां कहा जाता था। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन को कहा जाता था और कुरान ख्वां। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसका निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो है नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान, ठीक है, आधुनिक समय में पोलो की बात, ये खेल था और ये खेलते समय उसकी मौत जो हो गई थी घोड़े से गिरने पर 1210 ईस्वी में। आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने शासन किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वो आराम शाह हुआ था और जिसने केवल 8 महीने केवल शासन उसने किया था। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे इल्तुतमिश, ठीक है, तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का समय आएगा। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह की हत्या कर सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार जो है था। इसके बाद अगर देखेंगे, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। मोहम्मद गौरी ने 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से जो है मुक्त कर दिया था। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, दिया 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान कर उसे शासन की वैधानिक स्वीकृति जो है प्रदान की। आगे इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी
या चालीसा जो है कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण चांदी सिक्के, चांदी का टका 175 ग्राम और तांबे का जीतल जो है आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा जो है शुरू की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के मंग बरनी का पीछा करते हुए भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। इल्तुतमिश को भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इक्ता प्रथा। आगे, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन को जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। आगे, रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं का निर्णय जो है लिया था। अब 1236 से लेकर के 1240 का बीच का जो समय रहेगा वो रजिया सुल्तान का रहेगा। इसमें देखेंगे क्या क्या पॉइंट हैं। तो रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा, कोट, ठीक है, कुल्हा, टोपी धारण कर शासन का कार्य स्वयं संभालती थी। आगे, मिनहाज ए सिराज तबकात ए नासरी का लेखक के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन जो है किया था। आगे पॉइंट में अगर देखेंगे तो दिया है, रजिया के विरुद्ध तबर हिंद भटिंडा का इक्तेदार अल्तुनिया ने विद्रोह जो है किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, किंतु वह जो है असफल रही। आगे, रजिया की हत्या 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की मृत्यु के बाद आराम शाह 1240 में ईस्वी में गद्दी में बैठा, जिसकी हत्या जो है 1242 में कर दी गई। आगे, बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से 1246 के बीच बना था। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 1246 ईस्वी में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। मिनहाज ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी इसी को समर्पित है। तो मिनहाज ए सिराज की पुस्तक कौन सी है? तबकात ए नासरी, वो इसी बात के लिए समर्पित है। आगे, 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिर उद्दीन से कर दिया। नासिर उद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि और नायाब ए मामलिकात का पद दिया। अब गयासुद्दीन बलबन का समय आएगा और इनका जो समय है वो है 1266 से लेकर के 1287। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा। यह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त एवं लौह की रीति जो है वो अपनाई थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले इलाही, ठीक है, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की जो है स्थापना की थी। ठीक, आगे, बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्यौहार
नौरोज़ मनाने की प्रथा जो है शुरू की। ठीक है, तो बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्यौहार नौरोज़ जो है मनाने की शुरुआत की थी। अमीर खुसरो को भारत का तोता अथवा तूती ए हिंद अथवा अमीर हसन ए दहलवी भारत को का सादी कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पश्चात अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राज गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ से आएगा खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 के बीच जो है ये चलेगा। तो गुलाम वंश के पतन के बाद 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ से चालू होगा अलाउद्दीन खिलजी और इसका समय काल जो है 1296 से लेकर के 1316 के बीच है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर सिकंदर सानी के रूप में उत्कीर्ण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव राय को रायन की उपाधि दी। रामचंद्र, ठीक है, देव राय को रायन की उपाधि दी। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बारिद ए मुमालिक था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद संदेशवाहक या हरकारा थे। अलाउद्दीन ने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए नैन विभाग दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अलाउद्दीन ने सीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज ए खास, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी स्थायी सेना रखी थी जिसे नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा जो है वो आरंभ की थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना जो है आरंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज पर 50% भाग भूकर खराज के रूप में लिया। अलाउद्दीन ने लूट के धन खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 4/5 भाग जो है वो कर दिया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इब्न बतूता ने रहला, इसामी ने फुतुहात ए सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो की कौन सी रचना थी? खजाइन उल फतूह की रचना की। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ठीक है, आगे सल्तनत कालीन प्रमुख कर जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। जक़ात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन है। खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट में अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधियाँ जो दान की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है शासक बना था।
अगला पॉइंट। इसके बाद फिर आता है तुगलक वंश, जिनका समय काल है 1320 से लेकर के 1412 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक यह गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना जो है की थी। सुल्तान गयासुद्दीन तथा निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। औलिया ने कहा था कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसने सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण कराया था। किसने? तुगलक ने। ठीक है, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने जो है नहरों का निर्माण कराया था सबसे पहले। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब नेक्स्ट लोग आएंगे तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, और इनका समय काल जो है मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर के 1351। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खा या मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। आगे दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि संबंधित था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी, ठीक है, इब्न बतूता जो है अरबी भाषा जो है में किताब उल रेहला नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों को इसने संरक्षण प्रदान जो किया था। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्यौहार होली में सम्मिलित होता था। आगे मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन तथा खुरासान और चार कराचिल अभियान जो है वो थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना जो है वो की थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान के निधन पर बदायूनी लिखता है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। तो अब फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर जौना खां की स्मृति में नामक नगर बसाए और अनेक नहरें भी बनवाई। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो है लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। हब ए सर्ब अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है बना था। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि इसने दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, आगे इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया। इसने अदा एवं विख नामक सिक्के जारी किए।
जो तांबे एवं कांसे से निर्मित थे। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों, ठीक है, में से कुछ को फारसी विद्वान अजीजुद्दीन, ठीक है, अजीजुद्दीन खालिद द्वारा दलायते फिरोज शाही नामक के नाम से जो है अनुवाद कराया था। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक था, नासिरुद्दीन महमूद। आगे इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय पे। अब इसके बाद अगला शासन जो आएगा वो आएगा सैयद वंश। तो सैयद वंश जो है 1414 से लेकर के 1451 के बीच चलेगा। तो सैयद वंश के संस्थापक जो हैं उसका नाम था खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। खिज्र खां को तैमूर से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया गया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक शासन जो है शासक बना। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सर हिंदी को जो है संरक्षण प्रदान किया था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप देखते जाइए, क्योंकि आप पहले से ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़े होंगे, और बस ये आपका रिकॉल जो है एक तरीके से हो रहा है यहाँ पर इस बुक से, ठीक है। इसके बाद जो अगला वंश आएगा वो आएगा लोधी वंश। तो लोधी वंश का समय काल जो है वो है 1451 से लेकर के 1526। बहलोल लोधी जो है लोधी वंश की ने स्थापना की थी 1451 में। इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी था, और लोधी वंश का जो ये सर्वश्रेष्ठ जो शासक था सिकंदर लोधी। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उसके संस्थापक। तो विभाग है और जो नाम दिया है इस तरफ यहाँ पे नाम दिया है, और यहाँ पे संबंधित विभाग और यहाँ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला जो है यहाँ पर दीवान ए अर्ज नाम है विभाग का। दीवान ए अर्ज जो संबंधित किससे, सैन्य विभाग से, उसकी स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। दूसरा है दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण के लिए है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो उसकी स्थापना की थी। दीवान ए वकूफ़ वह विभाग है, और जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए कोही कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए बंदगाह दासों की देखरेख है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग है, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, और अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। दीवाने रसालत विदेशी विभाग था। बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग जो है के प्रधान अधिकारी थे। अब आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे भी कुछ बुक किताबें दी गई हैं सल्तनत काल की, उनको लेखक के नाम दिए, उनको भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। तबकात ए नासरी के लेखक हैं मिनहाज ए सिराज। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। रहला के लेखक हैं इब्न बतूता। किताब उल यामनी के लेखक हैं उत्बी। खजाइन उत फुतूहात या तुगलकनामा के लेखक हैं खजाइन उल फुतूहात या तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। श्री कृष्ण विजय के लेखक जो हैं वो हैं मालाधर बसु। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे इसी से जुड़े हुए, तो इसने नाप के लिए तो किनका समय चल रहा था, तो अभी आपने देखा ये कुछ पॉइंट टेबल के बाद अभी यहाँ पे समय चल रहा है वो लोधी वंश। लोधी वंश में सिकंदर हैं वो चल रहे हैं, और सिकंदर के बारे में ही हम ये बातें
पढ़ रहे हैं। तो सिकंदर की और कौन सी बातें वो देख लेते हैं। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर ने नाप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रारंभ किया था। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना जो ही हुई थी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर जो है बसाया था। ठीक है, आगे मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण जो है। आगे देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो है सिकंदर लोदी का शायद समय समाप्त होता है। अच्छा, भी कुछ और है। तो यहाँ और देख लेते हैं। देखिए, इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में जो है पराजित किया। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से उसका युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत यहाँ पर हो गया। तो दिल्ली सल्तनत काल जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है पानीपत के युद्ध के साथ। ठीक है, 1526 में हुआ था। और इससे कुछ जुड़े हुए शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पे जो हैं उनको और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था। तो सुल्तान की पदवी का प्रारंभ तुर्की शासकों द्वारा किया गया। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है पहला मुसलमान था या शासक था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। और सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत जो है कहा जाता था। आगे विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में यहाँ पे इस बुक में दिया गया है चर्चा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। विजयनगर में आने वाले तो यात्री का नाम दिया गया, इधर देश और इधर शासक। तो दूसरा है, यहाँ पहला देखेंगे, निकोलो कोंटी इटली से आया था देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक जो है फारस से आया था देवराय सेकंड के समय। डोमिंगो पायस पुर्तगाली था और कृष्ण देव राय के समय आया था। बारबोसा पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के प्रथम समय में आया था। नुनीज पुर्तगाली था और अच्युत राय के समय ये जो है आया था। अब यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, पेज नंबर 59 के बाद 60 हो गई है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य को। फिर उसके बाद मुगल काल जो है वो चालू होगा। ठीक है, फिर इसी वीडियो में देख लेते हैं, मुगल काल अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यही को देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य एक ही पेज में है, इसको देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का ने की थी। देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पश्चात संगम के नाम पर उनका संगम वंश जो है कहलाया था। आगे पिता के नाम था संगम, उसी के हिसाब से संगम वंश कहलाता है। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का शासक था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यमन राज स्थापनाचार्य आदि की जो उपाधि है वो धारण की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में है, कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम तथा तेलुगु भाषा में अमुक्तमलात्यद नामक ग्रंथ की रचना जो है वो की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो बताया था। आगे तालीकोट, राक्षस तगड़ी अथवा बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ, जिसमें विजयनगर की स्थापना हुई थी। अगला इसके बाद जो है वंश, बहमनी वंश के बारे में थोड़ा सा दिया गया, इसको भी आप देख लेंगे। तो जफ़र खां हसन गंगू 1347 से लेकर के 1358 नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके, ठीक है,
1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसका नाम एहसानाबाद जो है वो रख दिया था। इसके बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक आ जाएगा कश्मीर। तो इसमें भी देख लेते हैं। तो सुहादेव नामक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कौन? सुहादेव, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो कश्मीर में 14वीं शताब्दी में सुहादेव नामक हिंदू शासक थे और उन्होंने जो है हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाम मीर था। ठीक है, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबदीन नामक सिंहासन पर जो है वो बैठा था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो अभी ये वंश वगैरह बाद में देख लेंगे, पहले और जो पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। जैन उल आबदीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जौनपुर की बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की। ठीक है, साहित्य और स्थापत्य कला में उन्नति के कारण ही जौनपुर को भारत का सिराज जो है वो कहा जाता है। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण जो है वो करवाया था। हुसैन शाह सरकी इस वंश का जो है अंतिम शासक था। इसके अलावा आएगा मालवा। तो मालवा में देख लेते हैं। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन ने करवाया था। दिलावर खां हुसैन खां गोरी, ठीक है, 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर वहाँ स्वतंत्र शासक जो है बना था। आगे मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने जो है करवाया था। आगे मेवाड़ की बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया था। बाद में गुहिलौत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। रणकुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण जो है कराया था। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध जो है 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण यहाँ पे कराया राजा कुंभा ने। और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में राणा प्रताप तथा अकबर के बीच जो है वो हुआ था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके बाद टेबल बाद में देख लेंगे हम लोग। ये और पॉइंट है वो देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन की बात करेंगे अब। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास, ठीक है, कौन 7वीं तथा 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। आगे नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में हुआ था, यहाँ फैल किया। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार तथा 63 नयनार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग, वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था और इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी में शिक्षा जो है ली थी। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों, ठीक है, 12 शिष्यों पद्मावती सुरसरी महिलाएं और कबीर जो है जुलाह थे। रैदास चमार जाति के थे। सेना नाई और एक और थे जिनका नाम था पीपा, जो कि राजपूत थे। आगे देखेंगे कबीर की बात करते हैं। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का जो है संकलन है। इसके अलावा गुरु नानक देव की बात करेंगे। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। अविभाजित पंजाब के तलवंडी आधुनिक समय में जो है, ठीक है,
नाना साहिब में जो है हुआ था, ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना जो है की थी। अब आएगी मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई के बारे में जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े भाई भोज राज से हुआ था। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ हैं बरसी का मायरा, गीत गोविंद, ठीक है, टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। तुलसीदास की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था, ठीक है। तुलसीदास जो है ने अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली तथा विनय पत्रिका जो है ये सर्वोत्तम है। नामदेव की बात कर लेते हैं। तो नामदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्व भूमिका थी। इनके पिता जिसका नाम था गुरु बिसोवा खेचर अथवा खेचरनाथ थे। नामदेव बरकड़ी संप्रदाय से संबंधित जो है थे। तो प्रमुख अब टेबल यहाँ पे दी गई, आप इन टेबल को भी देख सकते हैं। टेबल में इधर राजवंश उसका संस्थापक दिया गया, तो बीजापुर राजवंश वंश जो है आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना का वर्ष है 1489। अहमदनगर, इसकी स्थापना वंश का नाम है निजाम शाही और मलिक अहमद ने जो इनकी स्थापना की थी 1490 में। बरार तो इमाद शाही वंश का नाम था और फतेह उल्लाह इमाद शाह ने 1484 में स्थापना की थी। गोलकुंडा कुतुब शाही और कुली कुतुब शाह ने जो है स्थापना की थी 1518 में। और बीदर तो बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526 में जो है स्थापना की थी। अब कुछ पॉइंट और हैं। रैदास जो है चमार जाति के थे, काशी में निवास करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब दादू दयाल, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। ये धुनिया जाति के थे। दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन जो है ये चलाया था। इसके बाद यहाँ पर सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो सूफी आंदोलन के बाद फिर हमारा शुरू होगा मुगल काल, ठीक है। तो सूफी आंदोलन जो है इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो सूफी आंदोलन देखेंगे दोस्तों। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। 14 सिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारियाँ अधिक महत्वपूर्ण जो थे। आगे देखेंगे चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला की बात करेंगे। सर्वप्रथम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती परंपरा का जो है प्रचार किया। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य थे। इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, शायद कौन आगे देखें, इनका नाम क्या था भाई, नाम इनका ऊपर दिया होगा, निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी, ठीक है। ये उनके 2 शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन दहलवी जो है थे। यहाँ से मुगल वंश स्थापित हो जाएगा, तो वो बाद में देखेंगे। और इसमें जो टेबल बनी हुई है सूफी आंदोलन की, वो टेबल को आपको देखना है। तो देखेंगे भाई टेबल, ठीक। तो टेबल में दिया है चिश्ती, यहाँ संप्रदाय दिया उसके संस्थापक। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक समी चिश्ती। सुहरावर्दी की स्थापना अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी। कादरी की स्थापना शेख अब्दुल कादरी जिलानी। सत्तारी की स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी बदरुद्दीन। नक्शबंदी ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी। सूफी संत और उनकी कुछ उपाधियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो उपाधि है वो कुतुब उल आफ्ताब। शेख हमीउद्दीन नागौरी की जो उपाधि है वो सुल्तान तारिकीन।
शेख निजामुद्दीन औलिया की जो उपाधि है महबूब ए इलाही, और सुल्तान उल औलिया शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की जो उपाधि है वो आईना ए हिंद। शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि जो है वो चेक ए दहलवी। शेख सलीम चिश्ती की जो उपाधि है वो शेख उल हिंद। अब्दुल कादिर जिलानी की जो उपाधि है पीरान ए पीर, और महमूब ए सुबहानी। और शेख अहमद सरिंदी की जो उपाधि है वो मुजद्दिद अली फ़सानी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये उपाधियाँ कुछ आप एक नज़र से इनको देख लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो शुरू होने वाला है तो वो होगा मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक का जो है अपना नोट्स जो है पॉइंट जो है वो बना लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य को जो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। साथ साथ ये बुक आप परचेस कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बुक होने वाली है, क्योंकि इतिहास अभी समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद अन्य सब्जेक्ट वो भी शुरू करेंगे। पर डे आपको एक वीडियो अभी मिल रहा है, और जैसे ही एग्जाम की डेट आती है हम आपको 2 से 3 वीडियो पर डे आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि ये बुक जो है पूरी हम आपको समाप्त करा सकें। साथ ही साथ इस बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, और जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।